ठीक है, तो अब देखिए जरा। हाँ, मशीन में हमने दो क्लासिफिकेशन नॉर्मली देखा था। वन इज स्टैटिक मशीन, जो कि हम ट्रांसफार्मर अपने रेगुलर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एंड सेकंड इज डायनेमिक और रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन का एक स्पेशल नाम है ईएमईसी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। मींस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन। तो अगर ईएमसी मशीन बेसिकली जो है वो दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड जनरेटर एंड सेकेंड इज कॉल्ड मोटर। बेसिकली इस दोनों ईएमसी मशीन में, चाहे वो जनरेटर की तरह बिहेव कर रहा है या मोटर की तरह बिहेव कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस है उनके ऑपरेशन में और इनपुट आउटपुट में है। लाइक जनरेटर में आप मैकेनिकल इनपुट देते हैं, अगर कोई मशीन है जिसको आप मैकेनिकल इनपुट देके उसे इलेक्ट्रिकल आउटपुट, इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते हैं बदले में, मैकेनिकल इनपुट के बदले में, तो जनरेटर की तरह बिहेव करता है। और बस इस एक्शन को अगर रिवर्स कर देते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देके अगर मैकेनिकल आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, तो मोटर की तरह वर्क करता है। दोनों एक ईएमसी मशीन है जिसके कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस उसके ऑपरेशन इनपुट आउटपुट में है। लाइक यहाँ मैंने दिखा दिया ईएमसी को, मशीन को, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इनपुट देके मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं तो मोटर की तरह बिहेव करता है, और अगर आप मैकेनिकल इनपुट देके उससे इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते हैं तो वो जनरेटर की तरह बिहेव करता है। ये सब आप लोगों को मालूम है। नेक्स्ट आते हैं ईएमसी में पार्ट क्या क्या होंगे, एसेंशियल पार्ट क्या होंगे। तो नाम ही है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, तो इट मस्ट हैव सम इलेक्ट्रिकल पार्ट, इट मस्ट हैव सम मैकेनिकल पार्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात करें तो मशीन को खोलिएगा तो आपको केवल वाइंडिंग वाइंडिंग दिखेगी, और मैकेनिकल पार्ट की बात करें तो उस वाइंडिंग को रखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमारा मैकेनिकल पार्ट है। अब वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। पहला जो आपको स्थिर दिखता है, स्टेशनरी दिखता है, जिसको आप नॉर्मली मशीन का आउटर फ्रेम या आप मशीन का कवर या सील्ड कह सकते हैं, जो स्टेशनरी रहता है, स्थिर दिखता है। तो द पार्ट ऑफ द मशीन विच रिमेन्स स्टेशनरी दैट इज कॉल्ड स्टेटर। और उस स्टेटर के भीतर, उस सील्ड के भीतर जो पार्ट रोटेट करता है बेसिकली, उसको हम रोटर बोलते हैं। तो द पार्ट ऑफ द मशीन विच इज रोटेटिंग बाई नेचर दैट इज कॉल्ड रोटर। यहाँ डेफिनेशन लिख दिया। अच्छा, अब वाइंडिंग में भी हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं, वन इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो मेन फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, और आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो वाइंडिंग्स है इलेक्ट्रिकल पार्ट में, हमारे पास दो चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल में जैसे वाइंडिंग है, वो वाइंडिंग दो तरह का होता है, वन इज फील्ड वाइंडिंग एंड सेकंड इज आर्मेचर वाइंडिंग। उसी तरीके से मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो हैं, एक है स्टेटर जो स्टेशनरी रहता है, और दूसरा है रोटर जो कि रोटेट करता है। अब हमारे पास चॉइस है, हम चाहे तो फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रख लें और चाहे तो हम उसको रोटर पे भी रख लें, ये हमारी चॉइस है। उसी तरीके से चाहे तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रख लें और चाहे तो हम रोटर पे रख लें, ये हमारी चॉइस है। तो ये डिपेंड, चॉइस किस पे डिपेंड करेगा कि मशीन का साइज क्या है, मशीन को हमको किस तरीके से ऑपरेट कराना है, जनरेटर जनरेटर की तरह ऑपरेट कराना है, मोटर की तरह ऑपरेट कराना है, किस साइज का मशीन है, किस रेटिंग का मशीन, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो आगे हमने आया जनरेटर की वर्किंग देखी। जब हमें ईएमसी मशीन को जनरेटर की तरह वर्क कराया, तो जनरेटर में बेसिकली क्या करते हैं हम, इनपुट में मैकेनिकल देते हैं और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जनरेटर के बेसिक एसेंशियल में हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट ले लिया, परमानेंट मैग्नेट के पोल्स हमने ले लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया एबीसीडी को, और एबीसीडी को हमने क्या किया कि एबी को एक रिंग से कनेक्ट कर दिया, जिसको हम एक स्लिप रिंग S1 कह रहे हैं। स्लिप रिंग, इसको एक नाम देते हैं स्लिप रिंग S1। और इस सीडी को एक रिंग, दूसरे रिंग से कनेक्ट कर दिया, इसको हम स्लिप रिंग S2 कहते हैं। और इन दोनों स्लिप रिंग से टच करते हुए हमने दो ब्रश लगा दिए। स्लिप रिंग तो चूंकि क्वाइल के साथ जुड़ा हुआ है, और क्वाइल अगर रोटेट करेगा तो स्लिप रिंग भी डेफिनेटली रोटेट करेगा, बट क्योंकि इन दोनों स्लिप रिंग से हमें एक कांस्टेंट लोड कनेक्ट करना है, यहाँ पे इस क्वाइल से हमें कांस्टेंट लोड कनेक्ट करना है, स्टेशनरी लोड कनेक्ट करना है। तो चूंकि क्वाइल का नेचर जो है वो मूविंग है, उसको हम इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देंगे, उसको रोटेट कराएंगे तो वो समवेयर रोटेट करेगा। तो उसके साथ अगर हमें एक स्टेशनरी लोड को कनेक्ट करना है तो हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे, वो अरेंजमेंट्स है ये रिंग। इस एक सीडी में हमने एक रिंग कनेक्ट कर दिया है, सीडी साइड पे एक रिंग कनेक्ट कर दिया है जिसको हम S2 कह रहे हैं, और एबी साइड पे एक रिंग कनेक्ट कर दिया है जिसको हम S1 कह रहे हैं। जब कॉइल रोटेट करेगा तो दोनों रिंग S1 और S2 भी रोटेट करेंगे, बट इसके साथ एक ब्रश हमने यहाँ कॉन्टेक्ट में लगा दिया है जिसको हम कार्बन ब्रश बोलते हैं। ये कार्बन ब्रश इसके साथ कांस्टेंट टच में बना रहेगा और ये रोटेट नहीं करेगा। तो अब इस स्टेशनरी ब्रश के साथ हमने आगे रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली इस ब्रश का क्या रोल है, ब्रश इस जो आपको रेक्टेंगुलर क्वाइल दिखता है, रेक्टेंगुलर क्वाइल में जो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है या जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको यहाँ से कलेक्ट करके
स्लिप रिंग से कनेक्ट करके लोड को ट्रांसफर करता है। तो ये आप रोल समझ गए, यहाँ स्लिप रिंग का भी क्या रोल है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक्शन पे आते हैं। जब हम इसको प्राइम मूवर से रोटेट कराते हैं, किसी भी प्राइम मूवर, हमारे पास टरबाइन हो सकता है, प्राइम मूवर हमारे पास कोई मोटर हो सकता है, प्राइम मूवर हमारे पास कोई भी ऐसी एजेंसी जिससे आप इस रेक्टेंगुलर क्वाइल से जो शाफ्ट जुड़ा हुआ है उस शाफ्ट को आप रोटेट करा के रेक्टेंगुलर क्वाइल को रोटेट कराते हैं, तो कोई भी ऐसा एजेंसी डिवाइस जो इस रेक्टेंगुलर क्वाइल एबीसीडी को रोटेट कराएगा उसको हम प्राइम मूवर कहेंगे। तो जब हम किसी प्राइम मूवर से हम क्वाइल को रोटेट कराते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, तो इसमें ऑफ कोर्स एक ईएमएफ जनरेट होगा एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसा जनरेट होगा वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होगा। पहले एबी आर्म हमारी तरफ आएगा 90 डिग्री पोजीशन पे, तो मैक्सिमम ईएमएफ होगा। उसके बाद एबी आर्म जो है वो सीडी की जगह पे आ जाएगा 180 डिग्री पोजीशन पे, तो जीरो ईएमएफ जनरेट होगा। उसके बाद क्या है, आगे जब आप जाएंगे तो फिर फर्दर रोटेशन में हमारा ओरिएंटेशन बदल जाता है क्वाइल का। वो सीडी आर्म जो है अब हमारी तरफ आएगा, अपवर्ड आएगा, तो 370 डिग्री पोजीशन हो जाएगा, और उसके बाद सीडी फिर अपने पोजीशन पे, एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। वो टोटल कंप्लीट एक रोटेशन हो जाएगा 360 डिग्री का। तो इस तरह का एक सिनुसॉइडल ईएमएफ जनरेट होता है, ये सबको मालूम है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे सामने ये आई कि अगर इस आर्मेचर को, मतलब इस रोटर को आप एबीसीडी जो आप देख रहे हैं जिसको आप रोटेट करा रहे हैं क्वाइल को, उसको रोटेट कराने की, चूंकि एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है और मैकेनिकल स्ट्रक्चर को रोटेट कराने के लिए जो हम प्राइम मूवर ले रहे हैं वो भी कोई मैकेनिकल बॉडी ही है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। वो एक फिक्स स्पीड के ऊपर नहीं जा सकता, उसका एक वियर एंड टियर है, उसका एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो उसकी अपनी एक मैकेनिकल यील्ड पॉइंट है, उसकी अपनी एक मैकेनिकल कांस्टेंट्स है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो सपोज कीजिए कि हम मान लेते हैं कि उसका मैक्सिमम आरपीएम जो है, जो कल हमने डिस्कस किया था, वो आरपीएम जो है वो 1500 आरपीएम है, इसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा समझे। और हमने कहा कि सपोज कीजिए कि फिलहाल मैं किसी प्राइम मूवर से इसको 1200 आरपीएम पे रोटेट करा रहा हूँ, इसको जो रोटेशन मैं दे रहा हूँ वो 1200 आरपीएम का दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस 1200 आरपीएम पे इसको रोटेट अगर हम कराते हैं तो जो ईएमएफ जनरेट होता है आप सबको मालूम है, वो एन, आगे निगेटिव साइन लगा लीजिएगा लेंज लॉस के अकॉर्डिंग, वो होता है एन डी फाई अपॉन डी टी। तो ये जो एन डी फाई अपॉन डी टी है वो ईएमएफ दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लगे हुए हैं, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है कि किस रेट से वो फ्लक्स चेंज कर रहा है क्वाइल के साथ, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी किसके प्रोपोर्शन होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आरपीएम के, किस आरपीएम पे आप उसको घुमाएंगे उतनी ही तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा वो डी फाइव बाई डी टी जो है आरपीएम पे डिपेंड करेगा, लेकिन आरपीएम की अपनी एक लिमिटेशन है। तो सपोज कीजिए कि हम 1200 आरपीएम पे इसको रोटेट करा रहे हैं, और हम जो कहीं ना कहीं आउटपुट ले रहे हैं, मान के चलते हैं कि हम 200 वोल्ट का आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें 240 की जरूरत हो तो स्टिल हमारे पास अभी लिमिट है कि 1200 से हम 1500 तक जा सकते हैं। तो हम इस स्पीड ऑटोमेटिकली आरपीएम को बढ़ाएंगे तो डी फाइव बाई डी टी बढ़ जाएगा, तो ई भी बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हमको 240 के बाद भी अगर चाहिए, और 240 पे इसको 240 वोल्ट पे अगर हमने पूरा फुल आरपीएम इसको लगा दिया, 1500 आरपीएम पे उसको ऑलरेडी रोटेट करा रहे हैं, उसके बाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम मजबूर हो जाएंगे, उसके बाद हम मशीन को सैचुरेट हो जाएगा मशीन हमारा, उससे ज्यादा ईएमएफ हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चैलेंज को, अच्छा दूसरा तरीका है एन को चेंज करना, तो एन है नंबर ऑफ टर्न, हम बार बार मशीन को खोल के उसमें नंबर ऑफ टर्न को नहीं छेड़ सकते, तो ये कांस्टेंट हम नहीं कर सकते, ये एक कांस्टेंट है, इस चीज को हम नहीं छेड़ सकते, उस चीज को हम अल्टर नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, डी फाइव बाई डी टी तभी बदलेगा जब आरपीएम बदलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तभी बदलेगा जब आरपीएम बदलेगा। आरपीएम 1500 पे ऑलरेडी घूम रहा है, अब इससे ज्यादा तो हम घुमा नहीं सकते, उसको टूट जाएगा, साफ टूट जाएगा, या फिर वो अपना मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसका किसी भी चीज का क्वाइल जिस रोटर पे, वो रोटर डैमेज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वो मैक्सिमम लिमिट अगर उसकी 1500 है तो उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, दैट विल डैमेज द मशीन एनी हाउ इन एनी मींस, किसी भी मींस में। तो अब क्या है कि अब हम ईएमएफ को, अगर मशीन को और वर्सेटाइल बनाना चाहते हैं तो लार्ज एक्सटेंट, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि इस फ्लक्स को बढ़ाया जाए। लेकिन अब फ्लक्स में तो हमने पहले ही कह दिया है कि भैया हमने यहाँ परमानेंट मैग्नेट यूज किया है, तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि इस परमानेंट मैग्नेट को समवेयर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाए। तो हमने क्या किया, इसको ये एक लोहे का स्ट्रक्चर ले लिया यहाँ पे एज इट इज, ये जो आपको पोल्स के तौर पे दिख रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिर से सबको। अच्छा, यहाँ पे हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, यहाँ पे ऐसे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, और उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे हमने क्या किया, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे हमने एक वाइंडिंग लगा दी, इस तरीके से एक वाइंडिंग इस पे लगा दी, यहाँ पे इस तरीके से वाइंडिंग लगा दी, और उस वाइंडिंग को क्या किया
यहाँ पे एक डीसी सप्लाई दे दिया, यहाँ से एक हमने डीसी सप्लाई दे दिया वाया रियोस्टैट। रियोस्टैट दो काम करेगा हमारा, इस वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे दिया और यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे रियोस्टैट लगा दिया और इसको हम ऐसे दिखा देते हैं कि ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया रियोस्टैट को। तो अब क्या करेगा, इस वोल्टेज को हम अपने हिसाब से, इस वोल्टेज से हम अपने हिसाब से इस रियोस्टैट की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे जो फील्ड करंट है, इस फील्ड करंट को हम चेंज कर सकते हैं। जब ये फील्ड करंट चेंज होगा तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी हम करंट की वैल्यू को चेंज करके, इस रियोस्टैट को चेंज करके हम करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उससे इस फ्लक्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से टू अ लार्ज एक्सटेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप लोगों को जो कल डिस्कस किया था, ये जो सप्लाई हम देते हैं, इस सप्लायर को क्या कहते हैं? एक्साइटर। इसका बेसिक रोल क्या है? इसका बेसिक रोल क्या करता है? To provide DC current to the coil field winding. सर्किट फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। ठीक है, डीसी करंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, जो करंट प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या होता है? इस करंट को एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? एक्साइटर। नहीं, वो तो एक्साइटर है, ये एक्साइटर है। एक्साइटर जो करंट प्रोवाइड कर रहा है इस फील्ड वाइंडिंग को, उस करंट को हम स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फील्ड करंट। फील्ड करंट। फील्ड करंट। उसको क्या? फील्ड करंट। नहीं, उसको फील्ड करंट क्या बोलते हैं? फील्ड करंट। क्योंकि एक्साइटर ये करंट फील्ड वाइंडिंग को दे रहा है और फील्ड वाइंडिंग इससे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फील्ड वाइंडिंग इससे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्या कर रहा है इस करंट को लेके? वो फ्लक्स प्रोड्यूस फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए समवेयर इस करंट को एक्साइटर जो इस फील्ड वाइंडिंग को करंट देता है, इसको हम फील्ड करंट बोलते हैं और इसको हम एक्साइटर बोलते हैं क्योंकि इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए कि सपोज कीजिए कि ये करंट की वैल्यू हम चेंज करते जाए, बढ़ाते जाए, तो सपोज कीजिए कि आपको क्या लगता है इस करंट की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दीजिएगा तो ये फील्ड वाइंडिंग इनफाइनाइट फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगेगा। एक बात कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर करंट इनफाइनाइट तो कोई लिमिट है नहीं, मतलब कहने का मतलब अगर करंट की वैल्यू को आप बढ़ाते चले जाएं फील्ड करंट को, तो क्या ये फ्लक्स उसके प्रोपोर्शन में बढ़ता चला जाएगा? सर हाँ बढ़ेगा सर। नहीं, ये जो मटेरियल है, सुनो मेरी बात, ये जो मटेरियल है जिसपे तुमने फील्ड वाइंडिंग लगाई हुई है, इसको यहाँ पे ऐसे देखो, मैं उसी चीज का एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक लोहे का टुकड़ा लेता हूँ, इस लोहे के टुकड़े पे मैंने एक वाइंडिंग लगा दी। रियोस्टैट नहीं लगा रहा हूँ, बार बार मैं रियोस्टैट नहीं लगाऊंगा, आप मान जाइएगा कि इसमें रियोस्टैट लगाओ, अदरवाइज वो शॉर्ट सर्किट हो। तो अब यहाँ पे मैंने इसको एक सप्लाई दी, प्लस माइनस से इसको सप्लाई दे दिया। अच्छा, यहाँ ये फील्ड करंट मैंने इसको दे दिया आई एफ। फील्ड करंट को हम लिखते हैं आई एफ फॉर फील्ड, इसको एफ करंट, फील्ड करंट दे दिया। अब एक बात बताओ, जब जैसे ही इसको हमने इसको करंट सप्लाई दिया, एसी, इसको एसी सप्लाई दिया या डीसी सप्लाई दिया, अगर हमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, क्या दें? एसी। क्या दें? डीसी एसी दोगे तो क्या होगा? अरे एसी देंगे तो फ्लक्चुएट कर जाएगा ना पोल्स। एसी देंगे तो। ठीक है, गॉट इट। हमने इसको डीसी दिया तो ये नॉर्थ और साउथ पोल इसके फिक्स हो गए। अब मुझे बताइए कि अब इसने एक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ये एक मैग्नेट की तरफ वर्क कर दिया। जैसे जैसे आप यहाँ फील्ड करंट को बढ़ाएंगे कंट्रोल करके, यहाँ पे सपोज कीजिए आपने एक रियोस्टैट लगा रखा है, उस रियोस्टैट से आप इस फील्ड करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसकी क्या होगी? फ्लक्स की इंटेंसिटी क्या होगी इसकी? बढ़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि फील्ड करंट की किस वैल्यू तक बढ़ेगी? एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये फेरोमैग्नेटिक कोर जो है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है सैचुरेट हो जाएगा। इसकी भी तो अपनी मैग्नेटाइज होने की लिमिट होगी ना। अगर इसके सारे मैग्नेटिक डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको कितना भी फील्ड करंट दे दीजिए, कितना भी करंट सप्लाई दे दीजिए, इसका क्या मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा? उसके बाद, उस लिमिट के बाद, सैचुरेशन के बाद एक ऐसा टाइम आएगा, देखो जो ग्राफ बनता है ना फील्ड करंट का, अगर ये तुम इसको यहाँ पे रख दो फील्ड करंट और यहाँ पे तुम रख दो मैग्नेटाइजेशन, अगर तुम इसको मैग्नेटाइजेशन मान ले रहे हो तो ये इस तरीके से राइज करता है। पहले जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ेगा मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब कोर क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद तुम फील्ड करंट को बढ़ाते जाओगे तो ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसका मतलब है उस मैग्नेटिक मटेरियल के सारे डायपोल्स अलाइन हो चुके हैं एक डायरेक्शन में, वो फुली मैग्नेटाइज्ड हो चुका है।
अब उसके बाद तुम फील्ड करंट को चाहे किसी भी लिमिट तक बढ़ाओगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा क्या? ये फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा क्या? नो सर, नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज को भी समझो कि इसकी भी एक लिमिट, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक तुम करंट देते रहोगे तो इनफाइनाइट तक मैग्नेटिक होता रहेगा, ऐसा भी नहीं। एक लिमिट तक के बाद वो भी बंद कर देगा, लेकिन एक लिमिट तक जो वर्सेटाइल रहेगा वो बढ़ाएगा वैल्यू। वो वैल्यू बाद में आती है, बहुत बाद में आती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि तुम फील्ड करंट को इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन भी इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जब इस लोहे का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, इसके सारे मैग्नेटिक डायपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, फुली मैग्नेटाइज। उसके बाद आप इस एक्साइटर से अगर फील्ड करंट को बढ़ाइएगा तो क्या ये फ्लक्स बढ़ेगा? नो सर, नहीं। नो सर। बट टू ए लार्ज एक्सटेंट वो सैचुरेशन बहुत बाद में आता है, वो बहुत बाद की बात है। बट टू ए लार्ज एक्सटेंट जब तक वो मैग्नेटिकली सैचुरेट नहीं होगा, फील्ड करंट के साथ उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता रहेगा और फ्लक्स बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के हमने इस मशीन को वर्सेटाइल बना लिया। अब मुझे बताइए कि इसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है, स्टेटर कहाँ है, रोटर कहाँ है? मतलब आप सारे पोजीशंस मुझे बताइए कि फील्ड वाइंडिंग को हमने कहाँ लगाया हुआ है? सो फील्ड वाइंडिंग को हमने स्टेटर पे लगाया हुआ। आर्मेचर वाइंडिंग हमने कहाँ लगाया हुआ? सर रोटर के ऊपर। रोटर मतलब इससे हम एक डिस्कशन पे पहुंचते हैं कि स्मॉल डीसी मशीन में जो हमारा स्मॉल छोटे लेवल पे जो डीसी मशीन होता है, स्मॉल स्केल पे जो डीसी मशीन होता है, आगे जाके ये चीजें बदलेंगी, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये स्मॉल स्केल डीसी मशीन इसको नाम दे रहा हूँ। जो स्मॉल स्केल डीसी मशीन होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ हम रखते हैं? फील्ड वाइंडिंग को कहाँ रखते हैं? स्टेटर पर। आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ रखते हैं? रोटर पर। ऐसा हम स्मॉल स्केल मशीन में करते हैं, लेकिन ये हमारी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये हमारी चॉइस है। हम चाहे तो फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें, चाहे तो रोटर पे रखें, चाहे तो आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे रखें या रोटर पे। ये डिपेंड करेगा मशीन के साइज पे, मशीन के ऑपरेशन पे, कि मशीन से हमको किस तरीके से ऑपरेशन लेना है। तो इससे हम डिस्कशन पे पहुंचते हैं कि एक स्मॉल स्केल मशीन के लिए, एक छोटे लेवल के मशीन के लिए, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमारा रोटर पे होगा और जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो हमारा स्टेटर पे होगा। ये छोटे मशीन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बड़े मशीन में चीजें बदलेंगी आगे अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। अच्छा, अब इसमें अब एक नया चैलेंज आएगा। नया चैलेंज ये आएगा कि अभी बताइए मुझे एक चीज, कि इसको हमने फील्ड वाइंडिंग यहाँ लगा दिया, फील्ड वाइंडिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, फील्ड वाइंडिंग को हमने एक्साइटर से भी जोड़ दिया, एक्साइटर ने फील्ड करंट दे के इसको मैग्नेट भी बना दिया, इसने फील्ड फ्लक्स भी डेवलप करना शुरू कर दिया। अभी अगर ये क्वाल स्टेशनरी है एबीसीडी, अगर हमने इसको किसी प्राइम मूवर से रोटेट कराना शुरू नहीं किया है तो क्या इसमें कोई करंट है क्या? नहीं सर। नो सर। अब स्टेप बाय चलते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब हमने इसको प्राइम मूवर से रोटेट करना शुरू कर दिया। एज लॉन्ग जब रोटेट करेगा तो इसमें एक डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा? ईएमएफ डेवलप होगा सर। अच्छा, ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर मैं कहूं कि यहां मैंने लोड नहीं लगाया, आरएल नहीं लगाया, तब क्या इसमें अभी भी करंट है क्या? नहीं सर। ईएमएफ है क्या? यस सर। यस सर। ईएमएफ तो होगा सर। सर अगर मूविंग है तो सर होगा। हाँ, करंट होगा कि अगर ये मैं कर रहा हूं ये लोड नहीं लगाया, मैंने कहा लोड नहीं लगाया और प्रूफ करा रहा हूं, तो इसमें ईएमएफ होगा, करंट होगा, दोनों होगा, क्या होगा ये पूछा मैंने। दोनों होगा सर। ईएमएफ तो होगा सर, होगा। एक बात बताओ, जब यहाँ लोड नहीं लगाया तब तो ये ओपन सर्किट हो गया। जब ओपन सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा? ये क्वाइल देखो ना, तुम जरा ध्यान तो दो, ये पूरा क्वाइल से जो करंट आएगा वो यहाँ जाएगा कहाँ? यहाँ तो ब्रेक हो गया ना, सर्किट कहाँ कंप्लीट हो रहा है? ईएमएफ तो जनरेट होगा, वोल्टेज तो जनरेट होगा। अगर मैं कह रहा हूं कोई बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो वोल्टेज तो है, लेकिन जब तक यहाँ वायर नहीं लगाओगे, कनेक्टिविटी नहीं दोगे, कोई लोड नहीं लगाओगे, करंट कहाँ फ्लो करेगा बताओ ना? तो इसमें ईएमएफ तो डेवलप करेगा, लेकिन जब तक लोड से कनेक्ट नहीं करोगे इन दोनों टर्मिनल्स को जिसके क्रॉस ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इन दोनों टर्मिनल्स को, इस दोनों स्लिप रिंग को किसी लोड से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक ये करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें? समझ रहे हो मेरी बात, है ना? तो ईएमएफ तो जनरेट होगा रोटेशन के कारण। कोई भी क्वाइल है, अब क्वाइल फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ तो डेवलप होगा, मोशनल ईएमएफ तो उसमें आएगा ही आएगा।
उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज वो सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा उसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन अब मेरा कहना है कि चलो लोड भी कनेक्ट कर दिया, चलो किया लोड कनेक्ट, अब लोड कनेक्ट किया, तो अब लोड कनेक्ट किया तो अब करंट आएगा? अब बताओ। आएगा। अब आएगा। यस सर। Yes, sir. आएगा। अब मुझे बताओ, अब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। अब जब करंट आ गया तो अब मुझे बताओ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एबीसीडी तो अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसमें तो करंट आ रहा है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है कि नहीं करता है? बताना मुझे जरा। उस पे एक फोर्स Yes, लगता sir. है कि नहीं लगता है? हाँ और सर, जो फोर्स सर, लगता है, लगता है उसकी वैल्यू होती है आईएल क्रॉस बी। IL क्या होता है? आईएल क्रॉस, क्रॉस आईएल बी मत बोलो बेटा, आईएल क्रॉस। दोनों में फर्क है, आईएल बी और आईएल क्रॉस बी में फर्क है। आईएल मैं बताऊंगा क्या है, ये बहुत बड़ा रोल है। IL cross B. क्या होता है? आईएल क्रॉस बी, हाँ इस पे जो फोर्स लगता है, टॉर्क IL लग रहा है, cross B. वो लग रहा है आईएल क्रॉस बी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो टॉर्क इस पे आईएल क्रॉस बी लगेगा, वो इस कॉइल को प्राइम मूवर जिस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा था उस डायरेक्शन में लगेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि प्राइम उल्टे मूवर तो इसको रोटेट करा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में क्यों Opposite लगेगा? direction. उल्टे डायरेक्शन में क्यों लगेगा? सर सेम डायरेक्शन में लगेगा। उसको तो I'll मेंटेन cross करना डायरेक्शन पड़ेगा। ऊपर ठीक की है, तरफ ठीक है, आ रहा चलो है। सुनो, सेम डायरेक्शन या उल्टे डायरेक्शन में डिस्कस करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो इसमें करंट आया है वो करंट किस वजह से आया है? मुझे एक एक स्टेप वाइज आंसर देना। करंट किस वजह से आया? EMF ईएमएफ की वजह Flux से। change in direction. EMF राइट आंसर इज ईएमएफ, स्टेप वाइज। और ईएमएफ किस वजह से आया? So flux change in changing direction. flux rate of रोटेशन change की of वजह से। अब चेंज हो रहा है रोटेशन की वजह से ना। ईएमएफ किस वजह से आया? इसके रोटेट होने की वजह से। यस सर। तो इसमें करंट आया है ईएमएफ की वजह से और ईएमएफ आया है रोटेशन की वजह से। तो अल्टीमेटली करंट का रीजन क्या है? रोटेशन। यस सर। यस तो सर, करंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ या Yes, sir. करंट प्रोड्यूस होता है वो उस रीजन को अपोज करता है जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये करंट क्या करेगा? करंट से जो टॉर्क लगेगा वो क्या करेगा? उस रीजन को अपोज करेगा जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। और रीजन क्या था? अल्टीमेट रीजन क्या था? रोटेट सर रोटेशन। रोटेशन था। rotation. तो इस पे टॉर्क लगने लगेगा, वो उस रोटेशन को अपोज करने लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर, दोबारा से मैं Yes, sir. स्टोरी को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने इसको रोटेट कराना शुरू किया था और मैंने कहा कि भैया मैं यहाँ लोड नहीं लगा रहा हूँ। जब लोड नहीं लगा रहा हूँ, ये रोटेट होगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा? यस और नो? सर होगा। और अगर लोड नहीं है तो होगा सर। करंट होगा? ये करंट होगा? होगा नहीं सर. सर, करंट No, करंट sir. करंट नहीं नहीं, होगा। करंट नहीं होगा, लोड नहीं करंट नहीं होगा। होगा। करंट नहीं होगा। अब मैंने कहा कि अब चलो लोड लगाओ। जैसे ही लोड लगाओगे सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ करंट आना शुरू हो जाएगा। खेल अब यहाँ शुरू हो जाएगा। Yes, sir. जैसे ही Yes, इसमें करंट sir. आएगा, जैसे ही करंट आएगा, अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले तो उसमें करंट ही नहीं था तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अब लोड लग गया और ईएमएफ के कारण इसमें करंट आ गया, तो अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर एबीसीडी एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। और ऑफ कोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो उस पर एक टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा आईएल क्रॉस बी। अब क्वेश्चन उठता है वो फोर्स या टॉर्क जो है किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो अब आंसर उसका यहां से आता है कि भैया ये जो फोर्स या टॉर्क लग रहा था करंट के कारण लग रहा था। करंट नहीं था तब तो कोई फोर्स टॉर्क नहीं लग रहा था। और करंट किसके कारण था? ईएमएफ के कारण था। और ईएमएफ किसके कारण है? रोटेशन के कारण है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो करंट जनरेट हो रहा है उस रीजन को अपोज करेगा जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो करंट को अल्टीमेटली रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि करंट फ्लक्स से आया, करंट ईएमएफ से आया और ईएमएफ को रोटेशन ने प्रोड्यूस किया, तो करंट उस रोटेशन को अपोज करेगा। मतलब करंट के कारण जो उस पर टॉर्क लगेगा वो रोटेशन के अपोजिट होगा। ऑपोजिट अपोज लगेगा। करेगा सर। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइम मूवर जो कि इसको रोटेट करा रहा था, वो प्राइम मूवर चाहे मोटर हो सकता है दूसरा कोई, या कोई टरबाइन हो सकता है, अब उसको दो काम करने पड़े। पहला कि पहले तो उसको केवल रोटेट कराने में खर्च करना पड़ रहा था एनर्जी। एबीसीडी का कुछ इनर्सिया होगा, कॉइल का अपना कुछ मास होगा, वेट होगा, अपना कुछ इनर्सिया होगा। तो पहले तो उसको केवल उसके इनर्शियल वेट को रोटेट कराने में एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। अब किस में खर्च करनी पड़ रही है? इनर्शियल वेट को तो रोटेट कराना पड़ ही रहा है, जो उस पर टॉर्क लग रहा है, जो उस Torque पे को टॉर्क oppose लग रहा है इस करने करंट के कारण, उसको भी उसको ओवरकम करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? मतलब प्राइम मूवर को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है।
अब देखो यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी निकल के आएगी। तुम बताओ कि मैक्सिमम जो पावर प्लांट है इंडिया में वो रिन्यूएबल बेस्ड तो नहीं है। रिन्यूएबल का मतलब सोलर कितना है, सोलर बहुत कम है। हाइड्रो पावर प्लांट भी मुश्किल से 10-12% प्रोडक्शन ही करता है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट के कॉन्स्टेंट्स है वो हिली एरिया में ही बनेगा, वो उसके लिए डैम बहुत हाइट पे बनाना पड़ता है ताकि पानी का इतना पोटेंशियल एनर्जी हो और वो गिरे तो उतना काइनेटिक एनर्जी दे पाए, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट की जो आपके टरबाइन होते हैं हाइड्रो टरबाइन उसको रोटेट कर पाए। उसके लिए बहुत पानी को हाइट से गिराना पड़ता है। तो जो यहाँ पे अभी हाँ, तो जो मैक्सिमम अभी जनरेशन है ना हमारे पास वो है थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट में एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा एक बात बताओ कि अगर हम लोड को बढ़ा देंगे थर्मल पावर प्लांट में किस चीज से बिजली प्रोड्यूस होती है? सर कोल से कोल की वजह से। कोल की वजह से। अब कोल से कैसे बिजली प्रोड्यूस होती है? क्या करता है? वाटर को हीट करते हैं। हीट जो एनर्जी सर स्टीम से टरबाइन जब हीट कर कोल से कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कोल को बड़े बड़े, हाँ मैं वही कर रहा हूँ, कोल को बड़े बड़े बॉयलर्स में, कोल को हाई क्वालिटी कोल को गर्म मतलब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है और उससे जो हीट प्रोड्यूस किया जाता है उससे बॉयलर में पानी को गर्म किया जाता है। पानी से स्टीम प्रोड्यूस होता है और स्टीम ड्रिवन टरबाइन से, ये यहाँ पे लगा होता है टरबाइन, स्टीम ड्रिवन टरबाइन, स्टीम से हम इस टरबाइन को चलाते हैं और इसको बोलते हैं प्राइम मूवर। यही है प्राइम मूवर, स्टीम ड्रिवन टरबाइन। तो थर्मल पावर प्लांट में स्टीम से हम टरबाइन को ड्राइव करते हैं। तो स्टीम से टरबाइन को ड्राइव करके हम इस रोटर को, इस आर्मेचर को रोटेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें ईएमएफ जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि इस आर्मेचर पे, जो आर्मेचर है इस पे अगर मैंने लोड यहां बढ़ा दिया, एक कॉलोनी और बसा दी, यहां एक नया मोहल्ला बसा दिया, यहां पे एक नई सिटी बना दी, जब नई सिटी बनेगी तो इस जनरेटर का जो ये आर्मेचर है इस पे लोड बढ़ेगा कि घटेगा? ये नया सिटी बना दिया, हर घर पे एक लोड बढ़ जाएगा। इस सिटी ने यहाँ पे करंट का डिमांड बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया। ठीक है, तो अब आपने जरा उसको स्टेप बाय देखते हैं। यहाँ पे करंट की डिमांड बढ़ गई, इस आर्मेचर में, इस जनरेटर के आर्मेचर में ऑटोमेटिकली करंट आ गया ज्यादा। जब करंट ज्यादा आ जाएगा इस पे जो टॉर्क लग रहा था एफ, वो क्या था? एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस, क्या था? आई एल क्रॉस वो कहीं कहीं किसका फंक्शन था? आई का फंक्शन था, करंट पे डिपेंड कर रहा था। यस तो अगर ये आई बढ़ेगा, अगर ये आई बढ़ेगा डिमांड के कारण, ये सिटी जो नया बसा है, इस सिटी अगर इससे ज्यादा आई डिमांड करेगा तो इस पे जो फोर्स लग रहा था, वो टॉर्क जो लग रहा था, जो कि रोटेशन के किस डायरेक्शन में लग रहा था? किधर लग रहा था? ऑपोजिट डायरेक्शन। वो टॉर्क जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा कि रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा टॉर्क लगने लगेगा। तो इसका मतलब है इस प्राइम मूवर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इसको रोटेट कराने में, चूंकि उसको तो रोटेट कराना है, नहीं तो बिजली प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और उसी स्पीड पे रोटेट कराना है क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी भी कितनी मेंटेन करनी है? कितनी मेंटेन करनी है? 1500 मतलब प्राइम मूवर बाउंड है इस रोटर को, इस आर्मेचर कॉइल को 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट कराने के लिए? 1500 50 बार। तो बाउंड है। अगर वो किन्हीं कारणों से, अगर तुम सोचो अगर यहाँ लोड बढ़ा, लोड बढ़ने के कारण यहाँ करंट बढ़ा और करंट बढ़ने के कारण जो इस पे उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है वो बढ़ जाने के कारण अगर ये प्राइम मूवर स्लो हो गया, इसका रोटेशन स्लो हो गया, ये रोटेट नहीं करा पड़ा, मतलब इसको रोटेट नहीं कर पा रहा है 1 सेकंड में 50 बार, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपकी 50 हर्ट्ज कम हो जाएगी। और आपके सारे अप्लायंस किस हिसाब से डिजाइन है? वो 50 हर्ट्ज पे काम करने के लिए डिजाइन है। तो आपके सारे अप्लायंस, सारे के सारे अप्लायंस खराब हो जाएंगे। कोई अप्लायंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी वर्क नहीं करेगा। इमीडिएटली तो खराब नहीं होंगे, तो डिटोरिएट हो जाएंगे, प्रॉपर वर्क करना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है ये प्राइम मूवर बाउंड है कि इसको भाई हम 1 सेकंड में 50 बार घुमाना ही घुमाना है, मजबूर है वो। तो अब उस प्राइम मूवर पे इस सिटी का लोड आने के कारण, इस करंट के बढ़ने के कारण जो उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उस प्राइम मूवर को एनर्जी भी तो ज्यादा चाहिए पहले के मुकाबले, क्योंकि लोड बढ़ चुका है, लोड के कारण करंट बढ़ चुका है और करंट के कारण जो उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा था वो भी बढ़ चुका है। तो प्राइम मूवर को उस टॉर्क को भी तो ओवरकम करना है जो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है बहुत ज्यादा इस हाई करंट के कारण।
यस तो सर। अब प्राइम मूवर को Yes, sir. एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब प्राइम मूवर को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? सर एक्स्ट्रा कोल से, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोल हीट करने से। सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टीम एक्स्ट्रा फ्यूल हीट करना वो पड़ेगा। एक्स्ट्रा स्टीम कहाँ से यस आएगा? सर। एक्स्ट्रा स्टीम कहाँ से आएगा? एक्स्ट्रा कोल से। इसका मतलब मैंने इस Yes, चीज को sir. दिखाया है कि अगर आप यहाँ हाँ, एक नया sir. सिटी बनाइए, नया सिटी बनाइएगा और ज्यादा लोड डालिएगा तो ये डायरेक्टली कोल कंजम्पशन को बढ़ा देगा। समझ में आई बात? यस सर। कैसे बढ़ा देगा समझ में? Yes, sir. मतलब बिजली का डिमांड यहाँ एक नया सिटी अगर बसाएंगे या नया मोहल्ला बनाएंगे तो कोल ज्यादा कैसे खाएगा? समझ में आई बात? अच्छा सर, ठीक है सर। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यस सर, यस सर। सर अगर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग रिवर्स घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो हमें वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में लगेगा। किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है बेटा, मैं कह रहा हूँ चलो इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन को ले लेता हूँ, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, फ्लक्स तो चेंज होगा ही, फ्लक्स तो कट होगा ही, यस सर, होगा। तो ईएमएफ तो जनरेट होगा ही। यस सर। अच्छा, ईएमएफ जब जनरेट होगा और इस पे लोड लगाओगे तो डेफिनेटली वो एक करंट ड्राइव करेगा। करंट ड्राइव करेगा, यस सर। डायरेक्शन में करे वो एक अलग बात है, करंट तो ड्राइव करेगा। अब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उस पे एक फोर्स लगेगा। यस सर। अब अल्टीमेटली Yes, वो sir. फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मुद्दे का सब्जेक्ट ये है। तो फोर्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा कि उस रीजन को अपोज करे जो कि उसको उस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। करंट को प्रोड्यूस करने वाला क्या है, ये ईएमएफ, और ईएमएफ को प्रोड्यूस करने वाला क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन। वो इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को अपोज करने लगे। जिस डायरेक्शन में भी रोटेशन होता है क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज उसको अपोज ही करेगा। हाँ हेलो हेलो, यस यस सर। यस सर। उससे मतलब नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन के थ्रू सर प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और रोटेशन को अपोज करेगा, सीधी सी बात है। अब रोटेशन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, जिस डायरेक्शन में हो वो मैटर नहीं कर रहा। उसके अपोजिट ही लगेगा, ठीक है सर। हाँ, वो जिस डायरेक्शन में भी रोटेशन हो उसके अपोजिट ही लगना है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। अब एक छोटा सा अरेंजमेंट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसी जनरेटर को मोटर में भी आगे कन्वर्ट करके देखेंगे कि मोटर में वो कैसे काम करता है। हाँ, अब एक बात बताइए कि इस जनरेटर में अगर जनरेट जो हो रहा है वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेव फॉर्म तो ऐसा है कुछ। यस यस सर। सर। यस सर। ये एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, ये एक एसी वेव फॉर्म है। अगर इस एसी को मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है, मुझे डीसी जनरेटर चाहिए, तो क्या किया जाए? स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग है। कई लोग का आंसर होगा कि सर रेक्टिफायर क्यों नहीं लगा देते हैं, कि सर रेक्टिफायर भी तो एसी को डीसी में बदल देता है। ये भी कह सकते हो यस सर। कि सर एसी हाँ सर। जनरेट कर लीजिए। नहीं, आपका क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ, हो सकता है आपके दिमाग में ना आए तो मैं पूछ लेता हूँ। मे बी मेनी ऑफ यू माइट आस्क कि सर क्यों ये स्प्लिट रिंग के चक्कर में पड़ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, रेक्टिफायर लगा लीजिए आप। ठीक है, आपका भी कहना सही है कि एसी जनरेट यहाँ हो रहा है और यहाँ पे इसके आउटपुट को मैं एक रेक्टिफायर से यहाँ जोड़ दूं तो ऑफ कोर्स एक फुल वेव रेक्टिफायर को अगर जोड़ दूंगा तो आउटपुट में वो यूनिडायरेक्शनल करंट देगा, नो डाउट देगा। लेकिन एक बात बताओ कि रेक्टिफायर में क्या लगा होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है सर rectifier? डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर होता है। ठीक है, कैपेसिटर तो फिल्टर की तौर पर यूज होता है। जी सर। कैपेसिटर रेक्टिफायर का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, दैट इज फॉर फिल्टरिंग, वो फिल्टर होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं डीसी को फिल्टर करने के लिए। तो आपके रेक्टिफायर में डायोड्स लगे। अच्छा, डायोड कितने वोल्टेज पे वर्क करता है? वो एक सिग्नल डायोड है, सिग्नल डायोड। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपने देखा होगा, यहाँ पे आता है मिली एम्पियर, देखा आपने, और यहाँ पे आता है कम आता है। मतलब किस माइक्रो एम्पियर, किस रेटिंग पे काम कर रहा है? बहुत ही कम, माइक्रो मिली एम्पियर। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अब ये जो जनरेटर कितना भी छोटा होगा, कम से कम कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा? 220 वोल्ट। 220 कम से कम इसमें जो करंट आएगा, इसमें करंट आएगा वो 15 एम्पियर तक का करंट ड्रिवन होगा, कम से कम, मिनिमम। ये करंट कहाँ है? माइक्रो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। फॉरवर्ड बैस में अगर इसको फॉरवर्ड बैस ऐसे कर दूं तो फॉरवर्ड बैस में ये इस तरीके से जाएगा
ये है फॉरवर्ड बैस मिली एम्पियर में, और ये इसका रिवर्स बैस है। यहाँ पे हो जाएगा जीनर ब्रेक डाउन और यहाँ अवलांच हो जाएगा, यहाँ अवलांच ब्रेक डाउन हो जाएगा। चलिए ब्रेक डाउन पे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ये तो मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में डील कर रहा है, ये वोल्ट्स में डील कर रहा है, इसे हजारों लाखों गुना ज्यादा में डील कर रहा है। तो क्या हम डायोड लगा सकते हैं, रेक्टिफायर लगा सकते हैं इस रेटिंग पे? नहीं सर। तो कम पड़ेगा। आंसर है हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं लगा, ये डायोड नहीं लगा सकते हैं जो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर पे डील करता है। इसको हम बोलते हैं सिग्नल डायोड। क्या बोलते हैं? सिग्नल डायोड। सिग्नल डायोड तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है, वो सिग्नल एंड सिस्टम में यूज होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में यूज होता है, इसलिए उसको सिग्नल डायोड बोलते हैं। बट वी डू हैव डायोड्स जिसको हम पावर डायोड बोलते हैं, उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें पीएन जंक्शन को अलग तरीके से ग्रो किया जाता है। वो पावर डायोड्स होते हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर तक काम करते हैं, वो 1,000 एम्पियर तक काम करते हैं और 1,000 वोल्टेज तक काम करते हैं। उसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। वो एक इलेक्ट्रिकल का एक अलग डिवीजन है जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी बच्चे हैं सुन लीजिए, आपको 5वें सेमेस्टर में पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यही चीजें पढ़नी है। तो आप तो पावर डायोड की हेल्प से एक पावर रेक्टिफायर डेवलप कर सकते हैं, जो कि इतना क्या 220 क्या, वो 2000 वोल्ट पे भी काम करेगा, और 15 एम्पियर क्या 15,000 एम्पियर पे भी काम करेगा। बट वो इतना महंगा होगा, वो सर्किटरी इतना महंगा होगा कि आपके जनरेटर से भी ज्यादा महंगा होगा। तो क्या वो लगाना ठीक रहेगा? एक सर नहीं। सर 20,000 के जनरेटर के ऊपर मैं पावर डायोड लगा के इस जनरेटर की कीमत अगर 1 लाख कर दूं, तो वो कोई बहुत बेनिफिशियल सौदा है क्या? सर स्टूपिडिटी होगी। ठीक है ना? तो वो बट ऑप्शन है, इसलिए मैंने बता दिया कि वो भी एक चीज है, टेक्नोलॉजी है, बट यहाँ पे इस्तेमाल करना कोई फायदेमंद काम नहीं है उस चीज को। अच्छा, तो अब क्या है कि अब हम क्या करते हैं, इस चीज को ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इस स्लिप रिंग को अगर हम उतने ही पार्ट में ब्रेक कर दें, स्प्लिट कर दें, स्लिप रिंग को सिंपली स्प्लिट कर देने से हमारा काम आसान हो जाएगा, और वही काम हो जाएगा जो कि एक रेक्टिफायर करता है, या पावर रेक्टिफायर करता है, या कन्वर्टर करता है। तो अब बताइए कि यहां पे ये जो लाइन आ रहा है और ये जो लाइन आ रहा है, ये 2 लाइन आ रहा है, ये किसके कितने टर्मिनल है? इस एबीसीडी के इस कॉइल के कितने टर्मिनल्स? अगर मैं पूछूं इस कॉइल के कितने? 2 टर्मिनल है। तो सिंपल सा कहना है कि जितने टर्मिनल है, स्लिप रिंग को एक स्लिप रिंग लो और उसको उतने ही पार्ट में ब्रेक कर दो। तो मैंने एक स्लिप रिंग लिया और हमारे पास टर्मिनल कितने हैं? 2। तो उसको बीचों बीच मैंने 2 पार्ट में काट दिया बीच से। एक पार्ट बन गया ये और एक पार्ट बन गया ये, 2 पार्ट। तो सिंपली स्प्लिट रिंग क्या होता है कि हमारे पास आर्मेचर के जितने भी टर्मिनल बन रहे हैं, एक टर्मिनल अगर ये बन रहा है और एक टर्मिनल ये बन रहा है, तो जितने भी टर्मिनल हमारे पास बन रहे हैं ना, एक स्लिप रिंग लो और उसको उतने ही पार्ट में ब्रेक कर दो। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 2 टर्मिनल अवेलेबल हैं, तो हम इसको बीच से काट के 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और दोनों टर्मिनल में आधा आधा को कनेक्ट कर दो। तो देखिए यही काम किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास 2 टर्मिनल थे, एक जो था वो सीडी की तरफ से आ रहा था, ऐसे आ रहा था, और एक जो था वो हमारा एबी की तरफ से आ रहा था, ऐसे आ रहा था। तो एक ही स्लिप रिंग मैंने लिया और देखा कि आर्मेचर के 2 टर्मिनल है, तो उसको बीचों बीच काट दिया 2 पार्ट सिंपली, और एक पार्ट को मैंने कहा स्प्लिट रिंग S1 और दूसरे पार्ट को कहा स्प्लिट रिंग S2। इस दोनों स्प्लिट रिंग को, ये एक ही स्लिप रिंग के 2 पार्ट हैं, इस दोनों स्प्लिट रिंग को S1 वाले पार्ट को मैंने यहां से लाके यहां कनेक्ट कर दिया, और S2 वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैंने यहां से लाके दूसरे सिरे पे कनेक्ट कर दिया। मतलब S1 को कनेक्ट कर दिया AB के साथ, और S2 को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले पार्ट को कनेक्ट कर दिया CD के साथ। यहाँ तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आई बिलीव कि आप लोग को दिख रहा होगा ये चीज। अच्छा, अभी फिलहाल इस कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं सर, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा S1 वाला जो पार्ट है वो ब्रश B1 से कांटेक्ट में है। किससे कांटेक्ट में? B1 से। और S2 वाला जो पार्ट है, वो किसके कांटेक्ट में? ब्रश B2 के कांटेक्ट। B2 के। देखते हैं जब हम टाइम ओवर घुमाएंगे, इस टाइम ओवर को घुमाएंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए मान जाते हैं कि ये इधर लेफ्ट वाला आर्म हमारा AB है, वो आपको दिख रहा है, और राइट वाला आर्म हमारा CD है। ये दोनों आर्म आपको दिख रहे होंगे, आई बिलीव बहुत क्लियर दिख रहे होंगे।
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, आपको बहुत क्लियर दिखेगा ये। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, हालांकि आप इसको राइट हैंड रूल से या क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप करंट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं मान लेता हूं कि जो भी आर्म, चाहे वो आर्म ए बी हो चाहे वो आर्म सी डी हो, जो भी आर्म ऊपर की तरफ आएगा, प्लेन से बाहर की तरफ आएगा, मतलब आपकी तरफ आएगा, उसमें करंट अपवर्ड जाएगा। किधर जाएगा? मैं मान रहा हूं इस चीज को अभी assumption है। आप रियल डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसको मान लिया है कि जो भी आर्म, वट एवर आर्म इज ए बी और सी डी, द आर्म कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो आपकी तरफ आ रहा है, प्लेन से बाहर, कागज की टुकड़े से बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ए बी बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो जो भी आर्म बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, चाहे वो आर्म ए बी हो चाहे सी डी हो, चूंकि सी डी भी घूम के एक बार इस साइड पे आएगा, तो जो भी आर्म ए बी या सी डी जो लेफ्ट साइड में है, वो जो भी बाहर की तरफ आ रहा है उसमें करंट जाएगा अपवर्ड। और जो भी आर्म भीतर की तरफ जा रहा है, जो राइट साइड में है, जो आर्म लेफ्ट साइड में है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो आर्म ऑलवेज क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा कि भीतर की तरफ जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा सर। अगर आप इसको क्लॉकवाइज कराते हैं, और जो आर्म राइट साइड में है, जो आर्म राइट साइड में है, वो ऑलवेज, चाहे वो ए बी हो चाहे सी डी हो, कोई भी आर्म हो, जो राइट साइड में पड़ेगा वो ऑलवेज क्या होगा? नीचे, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स। बिहाइंड द प्लेन जाएगा, आपसे अवे जाएगा। तो मैंने एक कन्वेंशन ले लिया कि जो भी आर्म लेफ्ट साइड में पड़ेगा, चाहे वो ए बी पड़े चाहे सी डी पड़े, कोई भी आर्म पड़े, वो आर्म अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं स्क्वायर को, तो वो आर्म बाहर की तरफ आएगा प्लेन से, और उसमें करंट, जो भी आर्म बाहर की तरफ आएगा उसमें करंट जाएगा अपवर्ड। ये मैंने मान लिया। और जो भी आर्म राइट साइड में पड़ेगा, अभी फिलहाल सी डी है, चाहे वो सी डी हो चाहे बाद में वो ए बी भी आएगा कभी घूम के, तो जो आर्म राइट में पड़ेगा, चाहे वो ए बी हो चाहे सी डी हो, वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा, प्लेन में भीतर की तरफ जाएगा, इनवर्ट जाएगा, और उसमें ऑलवेज करंट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब है जो भी आर्म लेफ्ट में पड़ेगा वो आपकी तरफ आएगा, चाहे वो ए बी हो चाहे सी डी हो, उसमें ऑलवेज करंट अपवर्ड रहेगा। और जो भी आर्म राइट साइड में पड़ेगा वो ऑलवेज क्लॉकवाइज रोटेशन में बिहाइंड द प्लेन जाएगा, अवे फ्रॉम द प्लेन जाएगा, इनवर्ट द प्लेन जाएगा, और उसमें करंट ऑलवेज डाउनवर्ड। इसी प्रिंसिपल को हम यूज करके कम्यूटेटर का इस्तेमाल करें। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल इस कंडीशन में आर्म ए बी किधर है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। और आर्म सी डी किधर है? राइट साइड में, राइट साइड। वेरी गुड। तो जो भी आर्म लेफ्ट साइड में होगा वो आर्म बाहर की तरफ आएगा क्लॉकवाइज रोटेशन में। आर्म ए बी में करंट का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड, और सी डी में किधर है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। अच्छा, सीडी से करंट होते हुए, अब यहाँ देखो, सीडी से करंट होते हुए डाउनवर्ड करंट ऐसे आया, देखो ये करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, इस स्प्लिट रिंग S2 पे आया, और ब्रश B2 से होते हुए इस लोड से होते हुए ऐसे रिवर्ट होगा। तो करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है कैसे जा रहा है करंट? यस सर। अब जब ये कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो अगले पेज पे आते हैं। तो जब ये कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो AB किधर आ जाएगा? CD की तरफ, और CD किधर आ जाएगा? AB की तरफ, लेफ्ट साइड। अगला इमेज देखते हैं, नेक्स्ट इमेज देखिए। इस इमेज ये भी आ चुका है राइट में, यस सर, और सीधी आ चुका है लेफ्ट में। मैंने आपको पहले भी कहा था में आएगा, जो भी आर्म लेफ्ट में आएगा, चाहे वो ए बी हो चाहे सी डी हो, वो प्लेन से बाहर की तरफ आएगा, आपकी तरफ, और उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। और जो भी आप राइट साइड में पड़ेगा, वो प्लेन में भीतर की तरफ जाएगा, इनवर्ट जाएगा। लेफ्ट साइड में अपवर्ड होगा, राइट साइड में डाउनवर्ड होगा। हाँ, और उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। अभी देखो करंट ए बी से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, और यहां से होते हुए इस स्प्लिट रिंग S1 पे पहुंचा, और ब्रश B2 से होते हुए यहां से करंट ऐसे चला गया। ठीक है, सबको दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। यस। पहले वाले केस में करंट का डायरेक्शन किधर था? इधर था, इधर। यस सर। अभी भी करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम। इधर ही है। सेम ही है, करंट का डायरेक्शन तो सेम रहा। अब देखो, लेकिन पहले AB में डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड था, और CD में क्या था? डाउनवर्ड। अभी AB में क्या है? डाउनवर्ड। CD में क्या है? अपवर्ड। वेरी सरप्राइजिंग, कुछ नहीं किया,
करंट का डायरेक्शन ए बी और सी डी में तो बदल गया, मतलब इस कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? अभी पहले फिगर में ए बी में अपवर्ड है, सी डी में डाउनवर्ड है, और अब ए बी में डाउनवर्ड हो गया, सी डी में अपवर्ड हो गया, मतलब डायरेक्शन तो बदल गया है करंट का कॉइल में। यस सर। लेकिन क्या आउटर सर्किट में डायरेक्शन बदला? नो सर, आउटर में नहीं बदला। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ भाई? सरप्राइजिंगली कैसे हो गया ये? तो पहले वाले फिगर में ध्यान दीजिएगा आप, मैं इसको सबको हटाता हूँ, ये फिगर थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, हटा रहा हूँ। पहले वाले फिगर में आप देख रहे होंगे कि ब्रश B1 जो है, ब्रश तो स्थिर रहता है, स्लिप जो स्प्लिट रिंग है ये रोटेट करेगा कॉइल के साथ, तो ब्रश B1 जो है वो स्प्लिट रिंग S1 के कांटेक्ट में था, और ब्रश B2 जो है वो स्प्लिट रिंग S2 के कांटेक्ट में। जब ये कॉइल रोटेट किया तो क्या हुआ कि स्प्लिट रिंग S1 ने B1 का कांटेक्ट छोड़ दिया और किससे जाके टच में आ गया? B2 से S1 जो है B2 के टच में आ गया, और उसी तरीके से ये स्प्लिट रिंग S2 ने B2 का कांटेक्ट छोड़ दिया और किसके टच में आ गया? S2 किसके टच में आ गया? B1 के टच में आ गया। मतलब यहाँ पे इसने इंटरनल स्विचिंग कर दी, इस स्प्लिट रिंग ने यहाँ स्विचिंग कर दी, और स्विचिंग करके भीतर तो करंट चेंज हुआ, आर्मेचर में तो करंट चेंज हुआ, यहाँ पे AB में अपवर्ड है और CD में डाउनवर्ड है, और यहाँ उलट गया, AB में डाउनवर्ड हो गया, CD में अपवर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे इंटरनल स्विचिंग करके पहले जो था S1 जो था वो B1 के कांटेक्ट में था और S2 B2 के कांटेक्ट में था। अब S1 ने क्या किया, रोटेशन पे B1 से कांटेक्ट तोड़ के B2 से कांटेक्ट बना लिया, और S2 ने B2 से कांटेक्ट तोड़ के B1 के कांटेक्ट में आ गया। तो यहाँ पे इसने स्विचिंग करके करंट का डायरेक्शन आउटर सर्किट में सेम ही रहने दिया। तो सरप्राइजिंगली इस कम्यूटेटर स्विच ने, इस स्प्लिट रिंग ने स्विचिंग एक्शन करके, यहाँ पे स्विचिंग करके, ब्रश के साथ स्विचिंग करके, भले भीतर वाले सर्किट में करंट बदल रहा है, आउटर सर्किट में करंट को ऑलवेज क्या रखा? सेम डायरेक्शन। इस एक बात बताइए, इस अरेंजमेंट में कोई खर्चा लगा क्या हमारा बहुत ज्यादा? सर यहाँ पे S1 S2 की प्लेस चेंज हुई है ना, B1 B2 तो अपनी जगह है ना। B1 B2 तो रहेगा ही यार, ब्रश थोड़ी ना हिलता है, ब्रश तो फिक्स है। हाँ। ब्रश हिलने लगेगा तो ये लोड तो फिक्स है ना, ब्रश के साथ ब्रश नहीं हिलता है, ये रहेगा, ये कॉइल के साथ ये कनेक्टेड है। देखो ना यहाँ पे S1 कनेक्टेड है, S1 B1 के कांटेक्ट में, S2 B2 के कांटेक्ट में। अब जब कॉइल को तुम घुमाओगे, देखो AB जब इधर आएगा तो S1 को तो अपने साथ लेके इधर आ जाएगा ना, और CD जब घूम के इधर आएगा तो S2 अपने साथ लेके इधर आ जाएगा। तो देखो AB घूम के इधर आया तो अपने साथ S1 को इधर ले आया, और CD जब घूम के उधर गया तो S2 को अपने साथ इधर ले आया। तो ब्रश तो कांस्टेंट था। स्प्लिट रिंग ने स्विचिंग कर दी, और स्विचिंग करके आउटर सर्किट में करंट को, भीतर टर्मिनल में ABCD में तो करंट बदलता रहा, वो तो बदलता रहेगा रोटेशन के साथ, एवरी रोटेशन में वो बदलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे करंट आउटर टर्मिनल में क्या रहेगा? सेम आउटर सर्किट में क्या रहेगा? तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है, बिकॉज ऑफ स्विचिंग एक्शन ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर इसको बोलते हैं, इस स्प्लिट रिंग का एक स्पेशल नाम है, उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। तो बिकॉज ऑफ स्विचिंग एक्शन ऑफ द कम्यूटेटर, या कम्यूटेटर का नाम है स्प्लिट रिंग, तो बिकॉज ऑफ स्विचिंग एक्शन ऑफ द कम्यूटेटर, करंट इन कंडक्टर्स AB and CD changes, but the load current remains same. Even though ABCD में करंट का डायरेक्शन बदलता है, लोड करंट वो सेम रखता है। तो आपने देख लिया कि कैसे एक कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करता है स्विचिंग एक्शन से। यस सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जितनी देर में वो अपनी रिंग चेंज करेगा उतनी देर में तो फ्लक्चुएशन काफी हो जाएगा। ये रिंग मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ बनाया, ये रिंग यहाँ तक होता है, देखो मतलब जस्ट एक दूसरे के टच में होता है, ये यहाँ तक होता है, यहाँ। अब बताओ। मतलब सर फिर भी मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है ना। तो इस रोटेशन, एक बात बताओ, अगर इसकी रोटेशन 1 सेकंड में 50 बार है तो इतना डिस्टेंस, इस एक लाइन का 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना ही टाइम लगेगा? करंट की भी तो अपनी इनर्शिया होगी, अपना मेंटेन करके रखो। ऐसे तो एक बात बताओ, अगर इस AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इस करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज 1 सेकंड में 50 बार बदल रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार 0 पे पहुंच रहा है। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं,
उसको 1 सेकंड में 50 बार जीरो करंट मिल रहा है, तो क्या ऑफ हो जाता है? नो सर। आपके टीवी को 1 सेकंड में 50 बार जीरो करंट मिलता है, तो क्या वो ऑफ हो जाता है? नो सर। आपके बल्ब को 1 सेकंड में 50 बार जीरो करंट मिलता है, तो क्या वो ऑफ हो जाता है? नहीं होता ना। सर लोड करंट सेम डायरेक्शन में क्यों रहता है, एक बार फिर से बता दीजिए। यार इतना तो मैंने ये तो बताया था कि ये स्विचिंग होती है यहाँ पे ये इतनी देर से मैं कहानी तो यही बता रहा हूँ मैं। सर वो सारा समझ आ गया था, वो जब आप ये करंट क्यों सेम रहता वो उस समय मेरा कनेक्शन चला गया था। मैं सिर्फ यही बताया था कि भाई यहाँ पे तो करंट बदलेगा, एबी और सीडी में तो करंट बदलेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है। एबी जो है वो सीडी की तरफ आएगा, सीडी एबी की तरफ आएगा, तो जो भी आर्म लेफ्ट में होगा वो अपवर्ड आएगा, उसमें अपवर्ड करंट होगा। जो भी आर्म राइट में होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, उसमें डाउनवर्ड करंट होगा। ये हमने अज्यूम किया हुआ है। तो इसको घुमा दोगे तो आर्म सीडी है वो इधर आ जाएगा, आर्म एबी जो है इधर आ जाएगा। तो आर्म सीडी में अब अपवर्ड करंट होगा और एबी में डाउनवर्ड करंट होगा। लेकिन स्टिल यहाँ करंट देखो, सीडी से डाउनवर्ड की तरफ करंट आया और यहाँ से ऐसे होते हुए इस तरीके से गया। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन तो बदल गया, क्योंकि अब एबी राइट में आ चुका है, सीडी लेफ्ट में आ चुका है। तो पहले एबी में अपवर्ड करंट था, अब एबी में डाउनवर्ड करंट हो गया। बट स्टिल आउटर सर्किट में करंट देखो इस तरीके से आएगा और इस तरीके से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। पहले भी डायरेक्शन यही था और अब भी डायरेक्शन यही है। हुआ ऐसा क्यों कि हमारे पास एक अरेंजमेंट था, स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं या स्प्लिट रिंग बोलते हैं। उसमें पहले क्या था कि S1 जो है, क्योंकि AB के साथ लगा हुआ है, तो S1 जो है पहले B1 के कांटेक्ट में था, ब्रश B1 के, और CD के साथ जो स्प्लिट रिंग S2 लगा हुआ है वो ब्रश B2 के कांटेक्ट में था। लेकिन जैसे ही ये घूम के गया, जब AB घूमेगा तो अपने साथ S1 को भी घुमा के ले जाएगा और S1 को कांटेक्ट करा देगा किसके साथ? B2 के साथ। और जब ये CD आर्म आएगा तो CD का S2 जो है वो कांटेक्ट में आ जाएगा B1 के साथ। यहाँ देखो S1 जो है कांटेक्ट में आ गया B2 के साथ और S2 जो है कांटेक्ट में आ गया B1 के साथ। इस स्विचिंग के कारण भले AB और CD में करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, पहले AB में अपवर्ड था, CD में डाउनवर्ड था, और अब AB में डाउनवर्ड हो गया, CD में अपवर्ड हो गया। लेकिन इस स्विचिंग के कारण पहले जो था B1 S1 के कांटेक्ट में था और B2 S2 के कांटेक्ट में था, और अब जो है B1 जो है S2 के कांटेक्ट में है और B2 S1 के कांटेक्ट में आ गया। तो इस स्विचिंग के कारण, इंटरनल स्विचिंग के कारण आउटर सर्किट में करंट आपका सेम रहता है। इसी को कम्यूटेटर एक्शन बोलते हैं और यही है रोल ऑफ कम्यूटेटर। अब मैं इस चीज का आंसर थोड़ा और प्रिसाइज दूंगा, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इस चीज को आपका जो क्वेश्चन था कि सर मुझे अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ कि ये इतना टच में कैसे रहता है कि ये करंट को बिल्कुल ही कांस्टेंट रखता है, इसका आंसर मैं दूंगा। क्योंकि इसको थोड़ा सा ब्रीफली अभी मैं आपको बता देता हूं। अभी इससे जो आउटपुट आ रहा है, पहले अगर इसका आउटपुट ये था, अभी आपको थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा इसका। पहले इसका आउटपुट अगर ये था तो अब इसका आउटपुट क्या होगा? कम्यूटेटर लगने से क्या हो जाएगा? ऐसे रेक्टिफाई हो जाएगा। यस सर। ऐसे। यस सर। तो एक बात बताइए, डीसी ऐसा तो नहीं होता है? डीसी तो ऐसा होता है। यस सर। यस। डीसी ऐसा होता है क्या? डीसी ऐसा होता है क्या? नो नहीं होता। डीसी ऐसा होता है। नो सर। तो स्टिल हमारा इससे काम होगा क्या? क्या सर? सर ये तो वही बात हो गई ना जैसे उसमें रेक्टिफायर में होती थी। काम होगा क्या? क्या करो? ये तो वही बात हो गई ना सर, जैसे रेक्टिफायर में हम करते थे, कैपेसिटर लगाते थे। बस रेक्टिफायर बच गया, यहाँ पे हमने कम्यूटेटर से वही वेवफॉर्म ले लिया। बट स्टिल क्या ये वेवफॉर्म ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। नहीं है ना। तो एक बात बताओ, ऐसे डीसी ऐसा होता है कि डीसी ऐसा होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला। स्टिल एक बात बताओ, स्टिल इसमें तो रिपल्स है ही। ये यूनी डायरेक्शनल हो गया, अल्टरनेट नहीं है, लेकिन रिपल्स तो इसमें भी है। यस मतलब सर ये भी 1 सेकंड में 50 बार जीरो हो जाएगा। तो डीसी तो नहीं हुआ ना, डीसी तो नहीं हुआ ना, डीसी तो इसको भी नहीं कहोगे। तो इसका मतलब कम्यूटेटर ने काम तो कर दिया, बट डीसी तो अभी भी नहीं है। डीसी तो हमको ऐसा चाहिए, ऐसा बिल्कुल कांस्टेंट चाहिए। लगा दीजिए सर फिल्टर। नहीं, फिल्टर से वो काम नहीं होगा। फिल्टर बाईपास नहीं कर पाएगा इतना। ये रिपल थोड़ी पूरा फिल्टर कर देगा, वो तो रिपल को फिल्टर कर देगा, ये थोड़ी कर देगा, ये नहीं कर पाएगा, इस तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उसका आंसर है, पॉइंट्स छोड़ देगा। आंसर मैं दूंगा, उसका आंसर मैं दूंगा, बट मुझे उस आंसर को देने के लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए। कम से कम 1 घंटे नहीं तो कम से कम आधा घंटा।
S1 S2 के सर ओरिजिनल पिक्स दिखा सकते हैं क्या? ओरिजिनल पिक मैं लैब से आपको दिखा दूंगा, लैब में मशीन पड़ी हुई है। जब मैं लैब में जाऊंगा ना तो मैं आपको मशीन से दिखा अभी दूंगा। ऑनलाइन गूगल पे आप लोग खुद एक चेक कर लीजिए, आप लोग कमेंटेटर डाल दीजिए, दुनिया भर का आपको वीडियो आ जाएगा। सर हमारे घर में छोटी सी मोटर होती है, उसमें भी लगा होता है डीसी मोटर सीधा जो होती है। हाँ, वो बिल्कुल आपको दिख जाएगा। आपको कम्यूटेटर आप नहीं, यूट्यूब में आपको बहुत अच्छा दिख जाएगा। आप डाल दीजिए एक्शन ऑफ कम्यूटेटर, पूरा मोटर में दुनिया दिख भर के जाएगा, वीडियो सिंपल है वो। मोटर का अगर खोले तो वहाँ पे दिख जाता है। जाएगा, मोटर में भी दिख जाएगा। जो भी डीसी पे मशीन काम कर रहा है ना, डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, सब में दिखेगा, सब में दिख जाएगा। वैसे आप उसको यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है। आप केवल सर्च कर लीजिए ना, एक्शन ऑफ कम्यूटेटर सर्च कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया वीडियो मिल जाएगा। ओके बट स्टिल मैं लाइव मशीन का भी दिखा दूंगा, बड़े मशीन का भी दिखा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं। बट हाँ, मैं इस चीज को जरूर आंसर करूंगा अगले लेक्चर में कि इस चीज को हम इसमें कैसे बदलते हैं, ये कहाँ से लाते हैं, इसको मैं आंसर करूंगा। आप छोटा तौर पे मैं आंसर करके जा रहा हूं, आप इसको सोच लीजिएगा। एक बात बताइए कि मशीन में जो क्वाइल होता है, क्या वो एक ही क्वाइल होता है? नहीं सर। आप देखते हैं ना, हजारों क्वाइल लगे होते हैं, देखते हैं ना? यस सर, बहुत एक ही तो नहीं लगता। यहाँ तो आपके समझाने के लिए ना एक लगाया मैंने, क्या इसमें एक्चुअल मशीन में एक ही लगा होगा? नो सर। नो सर। एक्चुअल मशीन में थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंट पे, आप सोचिए, इसको थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। एक अगर क्वाइल मैंने एबीसीडी ऐसे ले लिया, इसी पे एक परपेंडिकुलर क्वाइल मैं अगर ऐसे दूसरा ले लेता पीक्यूआरएस, मैं थोड़ा 3D इमेज, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसको आप समझ लीजिए कि ये एक क्वाइल है जो एबीसीडी पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। कैसे है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है सर एबीसीडी पे। तो आप इसको अज्यूम कर पा रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है और इसका आर्म एक पीक्यू है और एक आर्म आरएस है, एक आर्म पीक्यू है और एक आर्म क्या है? आरएस। तो पीक्यू आपकी तरफ होगा, बिल्कुल उभरा हुआ, बिल्कुल प्रोजेक्टेड होगा आपकी तरफ, और आरएस बिल्कुल बिहाइंड द प्लेन होगा। तो एबीसीडी और पीक्यूआरएस में कितना का डिफरेंस है? 90 अब जब इस पूरे अरेंजमेंट को रोटेट कराइएगा, तो अगर ये वेवफॉर्म डेवलप हो रहा था एबीसीडी के कारण और पीक्यूआरएस इससे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखता है, तो पीक्यूआरएस के कारण इससे 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एक दूसरा वेवफॉर्म नहीं जनरेट होगा ऐसा? यस सर। सर ऐसे ही तब हो जाएगी। और ऐसे अभी तो 90 डिग्री पे रखा, ऐसे अगर मैं 10-10 डिग्री के डिफरेंस पे, अगर पूरा रोटेशन 360 डिग्री का होता है, 36 क्वाइल लगा दूं 10 डिग्री के डिफरेंस पे, तो ये देखो 10-10 डिग्री का अगर डिफरेंस ले लूं, यहाँ ये 10 डिग्री होगा मुश्किल से, तो यहाँ से एक वेवफॉर्म ऐसा डेवलप होगा, फिर दूसरा वेवफॉर्म 10 डिग्री पे ऐसा डेवलप होगा, फिर तीसरा वेवफॉर्म 10 डिग्री पे ऐसा डेवलप होगा, फिर चौथा ऐसा डेवलप होगा। ये इतना कंडेंस्ड हो जाएगा ये कि ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, डीसी लाइन हो जाएगा। ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखेगा। सर, उसके लिए तो बहुत सारी लगा, क्या कर रहे हो? इसलिए सर बहुत सारी नहीं लगानी पड़ेंगी। बहुत सारी लगी ही होती है, तुम किसी मशीन की वाइंडिंग तो खोल के देखो एक बार, तुमको क्या नहीं एक सर, दो क्वाइल दिखा बहुत सारी लगी। तुम कभी खोल के देखना मशीन को, तुम एक से दूसरा क्वाइल में तुम रीड नहीं कर पाओगे उसमें कितने क्वाइल होते हैं, लाखों की संख्या में दिखेंगे तुमको उसमें क्वाइल। समझ होता ही गया है, बिल्कुल होता है, काफी सारे होते हैं। बहुत पतले पतले बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। वो बहुत थीन वायर होते हैं, एक 10-15 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, एक के कारण तो ये बना। अगर ऐसे ऐसे क्वाइल में 10-10 डिग्री के डिफरेंस पे दूं, तो देखो 10 अगर 10 डिग्री पे बनेगा तो दूसरा ऐसा बन जाएगा, फिर तीसरा का ऐसे बनेगा, चौथा का, मतलब ये इतना क्लोज आ जाएगा, ये सब इतने क्लोज आ जाएंगे, समझ रहे हो, ये इतने क्लोज आ जाएंगे आपस में, ये बिल्कुल कांस्टेंट स्मूथ हो जाएगा, इतने क्लोज आ जाएंगे, ये बीच में रिपल रहेगा ही, बिल्कुल सर क्लोज। नंबर ऑफ टर्न्स भी तो उसमें होते हैं ना ज्यादा, बहुत सारे, हम गिन नहीं पाते नंबर ऑफ उसको। टर्न्स होते हैं, बिल्कुल मल्टी टर्न्स होते हैं, बट नंबर ऑफ क्वाइल्स भी तो होते हैं, केवल उसमें एक ही में थोड़ी इतना सारा टर्न लिपटा होता है। वो तो एक स्लॉट बना होता है, वो बाद में वाइंडिंग को डिस्कस करेंगे, स्लॉट होता है। आप चाहें तो इसमें एक कंडक्टर को डालें, या आप एक कंडक्टर को डालिएगा तो सिंगल टर्न बनेगा, अगर मल्टीपल कंडक्टर को डालिएगा तो मल्टी टर्न बनेगा। लेकिन ये तो हो गया मल्टी टर्न क्वाइल, ऐसे से एक क्वाइल नहीं होते, ऐसे से कई सारे क्वाइल होते हैं, जिसको आपस में आप सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वो मैं वाइंडिंग में पढ़ाऊंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट, ठीक है ना? ठीक है, समझ गए? अभी फिलहाल मोटे तौर पे तो आप समझ गए ना, ये कैसे कन्वर्ट कर देगा। चलिए ठीक है।
लीव करते हैं आप लोगों का काफी सर, टाइम सर, क्लास नहीं होगी Yes. कलर पर। सर सर इसका लिंक कहाँ मिलेगा सर वीडियो का? आपने अपलोड किया सर यूट्यूब पे? कौन सा? नहीं, इसकी वीडियो मैंने बनाई कहाँ है जो लिंक वीडियो मिलेगा? सर रिकॉर्डिंग तो चल रही सर है। इसकी जो आपने पीडीएफ सेंड की थी वो पढ़ सकते हैं ना? पीडीएफ सेंड, हाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ सेंड करिए। मैं इसकी, लेकिन इसकी नहीं किया, मैं ये कर दूंगा। इसमें कुछ हाँ, लिखा तो हुआ नहीं है वैसे, मैं कर दूंगा, लेकिन तो कुछ खास है कर नहीं। दीजिए सर, सही रहेगा। कर दूंगा। और हाँ, मेरी जो वीडियो है ना शेयर कर दूंगा। अभी वाली वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अभी वाली जो वीडियो रिकॉर्ड उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक सर है? इस वीडियो की? हाँ, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अभी तो बहुत देर से रिकॉर्ड हो रही थी ना, हमारा Yes, yes. रिकॉर्डिंग तो चल रहा, अब ऑफ कर देता सर हूँ। इसे डाउनलोड करके यूट्यूब पे रख दीजिए। यस सर यूट्यूब अरे पे यार, इतना डेटा कहाँ से लाऊंगा दोस्त? बहुत